जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। मैं करुण आप सभी का करुण क्लासेस के माध्यम से स्वागत करता हूं। देखिए एक और सीरीज मैं आपके स्टार्ट करने जा रहा हूं। ये है करंट अफेयर्स विद स्टैटिक डेटा, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि करंट अफेयर्स को भी पढ़ाया जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो करंट अफेयर्स है उसको मैं मोस्टली द हिंदू की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उससे मैं लूंगा। और देखिए दो बातें याद रखिएगा। पहला, एक जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसी को मैं लूंगा डेली, और जो वीडियो होगा वो ज़्यादा लेंदी नहीं बनेगा, राइट। और इसको मैं एक सिंपल रखूंगा, राइट। मैं इसमें ज़्यादा ऐसा नहीं है कि इसमें काफ़ी पिक्चर्स ऐड करूंगा। इसको एक सिंपल वे में आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा, वेरी सिंपल, राइट, क्योंकि मेरा मानना है सिंप्लिसिटी में ही ज़्यादा खूबसूरती होती है, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने लिखा है करंट अफेयर्स विद स्टैटिक डेटा, राइट, यानी कि इसमें हम स्टैटिक डेटा को भी लिंक करेंगे। और आज है 12 जून 2024। तो आइए देखते हैं। आज की जो द हिंदू है उसमें एक न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट्स एजेंडा, से यूनियन लॉ मिनिस्टर मेघवाल साहब। ठीक है, आप सभी जानते हैं 18वीं लोकसभा बन चुकी है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिस्कस हो चुका है, राइट। तो ये न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनती है क्योंकि इसमें हमारी केंद्र सरकार कुछ काम करने जा रही है। तो आइए समझते हैं ये यूसीसी क्या है अच्छी तरह। तो एक बार इंक डिसाइड कर लेते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, तो देखिए हमारा जो मुद्दा है वो यूसीसी होगा। यूसीसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसका फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब देखिए इसमें अलग अलग सब हेडिंग्स में हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं ये यूसीसी क्या है। तो अबाउट कर लेते हैं। तो फुल फॉर्म तो मैंने आपको बता ही दिया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की ये बात कर रहा है। और अगर मैं इसको स्टैटिक डेटा की तरफ ले जाऊं, यानी कि हमारे संविधान में क्या ये कहीं पे लिखा हुआ है? बिल्कुल लिखा हुआ है। अगर मैं बात करूं पार्ट 4 की, पार्ट 4 के अगर आप आर्टिकल 44 को देखेंगे तो वहां पर आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है। और हम सभी जानते हैं जो पार्ट 4 है वो है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या हम उसको राज्य के नीति निदेशक तत्व भी कहते हैं। इसमें आप जानते ही हैं कि इसमें ऐसे नियम दिए गए हैं जिसकी कोई लीगैलिटी तो होती नहीं है, ठीक है, लीगल तो ये होते नहीं है, परंतु ये एक डायरेक्शन का काम करते हैं। एक डायरेक्शन का काम करते हैं किसके लिए? हमारी जो संप्रभु सरकार है, राइट, सोवरन गवर्नमेंट्स हैं। तो भारत में आप जानते ही हैं दो सोवरन गवर्नमेंट है हमारी, एक सेंटर की गवर्नमेंट और एक हमारे जो राज्य हैं स्टेट्स, उनकी गवर्नमेंट। तो उन दोनों ही गवर्नमेंट के लिए ये एक डायरेक्शन का काम करती है, राइट, परंतु इसका कोई लीगल अस्तित्व नहीं होता है, राइट। ये बात अपने याद रखनी है। तो इसीलिए हमें दिखता है कि आज भारत इतना सक्षम है, या भारत के जो मानसिकता है वो इतनी सक्षम हो चुकी है कि अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपनाया जा सकता है। अर्थात जो लोग हैं वो इतने धार्मिक नहीं है। अब इतने धार्मिक से मेरा तात्पर्य है कि उनके अंदर इतनी कट्टरता नहीं है कि वो धर्म के ऐसे नियम जो कहीं ना कहीं उनको लगता है ये समाज के लिए अनैतिक हैं, अगर सरकार उसे हटाती है तो आज का जो युवा है, आज के जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात के लिए तैयार हैं, क्योंकि आजकल या आजकल का युवा या कोई भी व्यक्ति इतना पढ़ा लिखा है कि वो जानता है कि धर्म को मानना गलत नहीं है, परंतु धर्म की जो कुप्रथाएं हैं उसको मानना गलत है, राइट। अब यहां पर हम देखेंगे कि अगर बात की जाए कि जो इसका यूसीसी को जो सपोर्ट करते हैं, राइट, एक बार इसको हटा लेते हैं, जो यूसीसी को सपोर्ट करते हैं उनका क्या कहना है। तो यूसीसी के जो सपोर्टर हैं, प्रमोट करते हैं इसको, वो कहते हैं ये लाएगा जेंडर जस्टिस, लाएगा जेंडर जस्टिस को लाएगा। अब देखिए यहां से आपको याद रखना है, एक होता है सेक्स। अगर मैं सेक्स को भी परिभाषित करूं, ये मेल और फीमेल में आता है मुख्यतः। और वैसे ही मैं जेंडर में देखूं तो जेंडर में भी आप मेल और फीमेल कहते हैं, राइट। तो इसमें क्या डिफरेंस होता है, देखिए ध्यान से समझिएगा। सेक्स एक आपका बायोलॉजिकल फैक्टर होता है, ठीक है, बायोलॉजिकल फैक्टर होता है, और दोनों ही कहीं ना कहीं मानव प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए चाहिए, मेल और फीमेल दोनों ही चाहिए, ठीक है। इसमें कभी भी अंतर को कम करने की बात नहीं की जाती है, इसमें तो बढ़ाने की बात की जाती है। सरकार इसमें बढ़ाने की बात करती है। इसीलिए जो सेक्स रेशियो होता है उसको हम सेक्स रेशियो कहते हैं, कि कितने हजार पुरुष में कितनी महिलाएं हैं
उस पे रिसर्च करती है सरकार, और जब पाती है कि पुरुष के मुकाबले महिलाएं कम हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं जो सरकारें हैं वो इस तरह की योजना लाती हैं कि जो बालिकाएं हैं उनका जन्म जब भी होता है तो उनको कहीं ना कहीं सुरक्षित किया जाए, राइट। और जो जेंडर होता है, जेंडर एक सामाजिक धारणा है। ये जो शब्द है आपको जेंडर, ये उत्पन्न किया है समाज ने, सोसाइटी ने। कैसे? सोसाइटी ने जब एक मेल पैदा होता है तो समाज उसको पहले ही बता देता है कि तुम मेल हो और समाज में तुम्हारा वर्चस्व है। और जब फीमेल पैदा होती है तो फीमेल के लिए कहा जाता है तुम महिला हो और हमेशा पुरुष के अंतर्गत ही आपने काम करना है, यानी कि महिला जो है उसको हमेशा एक सबॉर्डिनेट माना गया है पुरुष का। सबॉर्डिनेट माना गया है किसका? मेल का। किसको? महिला को। तो समाज ये सिखाता है, इसीलिए हम कहते हैं वी हैव द पैट्रियार्कल सोसाइटी, पुरुष प्रधान समाज हमें दिखता है, जहां पर प्रधानता जो है वो एक मेल को मिलती है। क्यों? क्योंकि वो पुरुष है। तो इसीलिए आप देखते हैं कि सरकार क्या करती है, जो जेंडर इनइक्वालिटी है हमारे समाज में, जो ये गैप है उसको कम करने का प्रयास करती है, राइट। जैसे हमें काफी दिखता है, चाहे वो राज्य स्तर है चाहे वो केंद्र स्तर है, हमें दिखता है किस तरह से सरकार जो है महिलाओं का विकास करने का प्रयास करती है, महिलाओं को आरक्षण देने की बात करती है। और जैसे वर्तमान में हम देखते हैं जो हमारा रिसेंट संविधान में संशोधन हुआ है 106, उसके तहत आपने देखा ही है मिनिमम 33% जो सीट्स हैं वो महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में सुरक्षित की गई है, राइट। तो यहां से मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि सेक्स जो है वो नेचुरल प्रोसेस है, उसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता, उसमें तो कहीं ना कहीं आप देखते हैं उसको बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। परंतु जो जेंडर है, जेंडर में ज्यादा इनइक्वालिटी हमें जेंडर में दिखती है, और जेंडर की इनइक्वालिटी जो है वो किसी नेचर ने नहीं दी है, वो एक समाज ने दी है। और यही समाज अब इस इनइक्वालिटी को सरकार के रूप में कम कर रहा है, राइट। तो यहां पर हम अगर समझें इन बातों को, अब मुझे उम्मीद है आप जेंडर और सेक्स के बीच डिफरेंस समझ चुके हैं। तो यहां से हमें देखना है कि जो यूसीसी है, यूसीसी ज्यादातर ये जो जेंडर इनइक्वालिटी होती है उसको कम करेगा, उसको कम करेगा। कम कैसे करेगा? देखिए, जैसे अगर मैं लूं मुस्लिम वर्ग को, तो मुस्लिम वर्ग में हम सभी जानते हैं कि एज पर मुस्लिम लॉ एक आदमी 3 विमेन के साथ शादी कर सकता है। और वहीं पर मैं विमेन की बात करूं तो विमेन ऐसा नहीं है कि जो विमेन है वो 3 मर्दों से शादी कर सकती है, ऐसा नियम नहीं दिया गया है। और आदमी जब चाहे महिला को 3 बार तलाक बोलने से तलाक दे सकता है, वहीं महिला ऐसा नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि महिला एक महिला है, उसका जेंडर क्या है? एक फीमेल है, तो वो इस जेंडर की वजह से कहीं ना कहीं पुरुषों के मुकाबले कम दिखती है। तो अगर एक यूसीसी आएगा तो कहीं ना कहीं ये जो शोषण होता है महिलाओं का ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर कि वो महिला हैं, वो शोषण रुकेगा। तो जो सपोर्ट करते हैं यूसीसी को, वो कहते हैं एक जेंडर इनइक्वालिटी जो है वो कम होगी, एक जेंडर गैप कम होगा, राइट। वैसे ही जो कुछ अगेंस्ट हैं इसके, जो कहीं ना कहीं यूसीसी के अगेंस्ट बात करते हैं, तो वो उनको डर लगता है कि जो हमारा आर्टिकल 25 है, आर्टिकल 25 के तहत आप सभी जानते हैं कि भारत में, क्योंकि भारत एक सेक्युलर देश है, राज्य है, तो यहां पर जो लोग हैं उनके पास आजादी होती है, फ्रीडम होती है कि कोई भी धर्म और उससे जुड़े हुए जो भी नियम है उनको अपना सकते हैं। और अगर यूसीसी लाया जाएगा तो उनको कहीं ना कहीं उनके इस अधिकार से, उनका जो ये मौलिक अधिकार है आर्टिकल 25 के अंतर्गत, उससे उनको वंचित कर दिया जाएगा, राइट। तो इस तरह से आपने देखा आर्टिकल 44 में जो प्रमोटर हैं वो कह रहे हैं कि जेंडर जस्टिस बनेगा, और जो अगेंस्ट हैं वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं ये एक जो हमारा फ्रीडम टू रिलीजन है आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक, उस पर हमारी कहीं ना कहीं ये खतरा हो सकता है, हमारे अधिकारों को वंचित कर सकता है। आज जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं 12 जून को, तो आज के हिसाब से अगर मैं देखूं भारत में 2 राज्य हमें ऐसे दिखते हैं जहां पर यूसीसी लागू है। जैसे गोवा की अगर मैं बात करूं, गोवा में तो जो पुर्तगाली थे, जो पोर्चुगीज थे, उन्होंने 19वीं शताब्दी, यानी कि अगर मैं मोर स्पेसिफिकली बात करूं तो 1867 में कानून पास कर दिया था कि एक यूसीसी नियम दिया गया है, जो कि भारत ने 1961, आप सभी जानते हैं 1961 में भारत को गोवा मिला पुर्तगालियों के द्वारा, और पुर्तगालियों ने जो वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया था, भारत सरकार ने उसे कंटिन्यू रखा।
और हमें क्या दिखता है, 7 फरवरी 2024 से उत्तराखंड, हमारे देश का 27वां राज्य उत्तराखंड ने भी यूसीसी को लागू किया। तो अर्थात आज 12 जून को मुझे दिखता है भारत के कुल राज्यों में हमारे 2 राज्य हमें से दिखते हैं जहां पर यूसीसी लागू है, राइट। अब देखिए, अगर बात की जाए, जैसे हमने देखा है कि जैसे भी मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो मुस्लिम वर्ग है वहां पर हमें दिखता है कि एक व्यक्ति 3 शादी कर सकता है। वहीं पर मुझे, अगर मैं हिंदू वर्ग की बात करूं तो वहां पर ऐसा अलाउड नहीं है कि एक समय आदमी एक ही शादी कर सकता है। अगर उसे दूसरा विवाह करना है तो पहला विवाह या तो डाइवोर्स होना चाहिए या पहला जीवन साथी उसका मर चुका हो, तभी वो दूसरी शादी कर सकता है, राइट। तो ये जो भिन्नताएं दिखती हैं वो क्यों है, तो यहां पर हम देखते हैं कि हमारे भारत में कुछ पर्सनल लॉज हमें दिखते हैं भारत में, राइट। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो ये लॉज हमें मुस्लिम्स के दिखते हैं, मुस्लिम्स के अपने लॉज हैं, जैन के अपने लॉज हैं, बुद्धिस्ट के अपने लॉज हैं, सिख के अपने लॉज हैं, पारसीस के अपने लॉज हैं, हिंदूस के अपने लॉज हैं, वगैरह वगैरह, राइट। इसी तरह आपको दिखता है कि अलग अलग नियम हमें दिखते हैं, राइट। और ये जितने भी लॉ बने हुए हैं, ये जो ऊपर मैंने जितने भी धर्म लिखे हैं, ये लॉ जो इनके अपने हैं, पर्सनल लॉज हैं, ये किस पे आधारित हैं, ऑन द बेसिस ऑफ किस पे आधारित हैं, ये आधारित हैं धर्म में, रिलीजन में। आप सभी जानते हैं रिलीजन को अगर मैं परिभाषित करूं तो रिलीजन जो होती है वो एक विचार होता है, ठीक है। इसीलिए हमें दिखता है अलग अलग रिलीजन में अलग अलग विचार दिखते हैं, इसीलिए यहां पर हमें दिखता है कि अलग अलग लॉज हमें दिखते हैं। और ये अलग अलग लॉज की वजह से हमें कहीं ना कहीं, अगर मैं एक इसको देश के स्तर पे बात करूं तो देश की अखंडता पे कहीं ना कहीं ये अलग अलग विचारधाराएं जो धर्म के नाम पे होती हैं, तो देश की अखंडता पे ये प्रश्न चिन्ह उठा सकती है, राइट। इसीलिए अगर देश की अखंडता को एकजुट रखना है, बरकरार रखना है, तो कहीं ना कहीं कुछ यूनिफॉर्मिटी हमें लानी चाहिए, राइट। अब इसी को हम देखते हैं, जैसे एक इसमें उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हमने देखा है हमारा एक स्पेशल मैरिज एक्ट बनाया गया था, स्पेशल मैरिज एक्ट, ये बनाया गया है 1954 में। और यहीं पर से एक मिलता जुलता है डेटा, जिससे कि आपको हमेशा याद रहेगा कि हमारी जो राज्यसभा है, जो नाम है राज्यसभा और जो नाम है लोकसभा, ये नाम हमने 1954 में ही अपनाया है। आप सभी जानते हैं संविधान में राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है और राज्यसभा को हाउस ऑफ द पीपल्स कहा जाता है। तो जो राज्यसभा और लोकसभा शब्द का जो हमने इसको लिया, इसको अडॉप्ट किया, ये शब्दों को, ये नामों को, ये 1954 में किया है। तो 1954 में ही हमारा स्पेशल मैरिज एक्ट पास हुआ है। अब क्वेश्चन है सर ये स्पेशल मैरिज एक्ट क्या है। देखिए, चाहे वो हिंदू वर्ग है चाहे वो मुस्लिम वर्ग है, इनके अपने अपने मैरिज एक्ट हैं, उसके हिसाब से विवाह किया जाता है। और दोनों ही, चाहे वो मुस्लिम मैरिज एक्ट है चाहे वो हिंदू मैरिज एक्ट है, वो किसी भी तरह से इंटर रिलीजन मैरिज की अनुमति नहीं देता था। अगेन आई विल से, ना ही मुस्लिम मैरिज एक्ट ना ही हिंदू मैरिज एक्ट इंटर रिलीजन मैरिज की आज्ञा देता था। अब इसका तरीका क्या था, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, मानते हैं एक हिंदू लड़का है, वो ऑलरेडी शादीशुदा है, ठीक है, वो ऑलरेडी शादीशुदा है। या इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, इसको देखिएगा, एक हिंदू लड़का है, वो एक मुस्लिम लड़की से शादी करना चाहता है। तो क्या तरीका है, क्योंकि जो हिंदू लड़का है वो हिंदू मैरिज एक्ट से चलेगा और जो मुस्लिम लड़की है वो मुस्लिम मैरिज एक्ट से चलेगी। और हिंदू मैरिज एक्ट में ये कहीं पर भी नहीं लिखा है कि वो मुस्लिम से शादी कर सकता है, और ना ही मुस्लिम में लिखा है, मुस्लिम मैरिज एक्ट में लिखा है कि वो हिंदू से शादी कर सकता है। तो इसका तरीका क्या है, इसका तरीका है कि या तो आप सभी जानते हैं हमारा एक आर्टिकल 25 है, आर्टिकल 25 में साफ लिखा है कि अगर आधार कॉन्साइंस है, कॉन्साइंस मतलब होता है अंतरात्मा से आवाज आती है कि हमें ये धर्म को अपनाना है, तो वो हम धर्म अपना सकते हैं। तो हिंदू लड़का क्या कर सकता है, आर्टिकल 25 के द्वारा अपना धर्म परिवर्तन करके इस्लाम में आ सकता है। उसके बाद आपको दिखता है कि लड़की भी इस्लाम से बिलोंग करती है, लड़का भी इस्लाम से बिलोंग करता है, तो ये शादी हो सकती है। या इसी का उल्टा हो सकता है कि जो मुस्लिम लड़की है वो आर्टिकल 25 के द्वारा अपने आप को हिंदू धर्म में कन्वर्ट कर सकती है, उसके पश्चात शादी कर सकती है। क्या तो ये तरीका था। इसीलिए
सरकार ने देखा कि इसको कहीं ना कहीं सॉल्व करना चाहिए, इसीलिए एक स्पेशल मैरिज एक्ट लाया गया, स्पेशल मैरिज एक्ट लाया गया। कब लाया गया? 1954। और ऑलरेडी मैं बता चुका हूं इसी वर्ष राज्यसभा और लोकसभा नाम को भी लिया गया। तो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में आया, 1954 में आया, और इसमें यह कहा गया कि अब इंटर रिलीजन मैरिज अलाउड है। इंटर रिलीजन मैरिज भारत में वैध कर दी गई, अलाउ कर दी गई, ठीक है। यानी कि एक हिंदू को हिंदू ही रहते हुए मुस्लिम महिला से अगर विवाह करना है तो कर सकता है, धर्म परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। परंतु इसमें भी यह बात की गई थी स्पेशल मैरिज एक्ट में कि एक समय पर आप एक ही विवाह कर सकते हैं, बहुविवाह नहीं हो सकता, बहुविवाह नहीं। अब समस्या यह है कि स्पेशल मैरिज एक्ट में जो बहुविवाह वाला जो ये क्लॉज आपको दिख रहा है, ये हिंदू मैरिज एक्ट में तो लागू है, हिंदू मैरिज एक्ट में ये लागू है, परंतु वहीं अगर मैं मुस्लिम मैरिज एक्ट की बात करूं तो मुस्लिम मैरिज एक्ट इस बहुविवाह को नहीं मानता है। तो इस तरह से हमें दिख रहा है कि भारत में कोई वर्ग कानून को मानता है और कोई वर्ग कानून को नहीं मानता है, राइट। अब हम बात करेंगे कि अगर यूसीसी को भारत में लागू किया जाएगा तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस, चुनौतियां मिलेंगी, उस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, चैलेंजेस जो मिलेगा उसको 2 या 3 पॉइंट में हम समझते हैं। पहला पॉइंट हम समझते हैं कि भारत में जैसे कि हमने देखा कि डाइवर्स पर्सनल लॉज हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, हिंदू का अपना लॉ है, मुस्लिम्स का अपना लॉ है, जैन का अपना है, सिख का अपना है, ठीक है। तो जब इनके अपने अपने, हर धर्म के अपने लॉज हैं, तो कहीं ना कहीं उससे जुड़े हुए जो रिचुअल्स हैं, कस्टमरीज हैं, वो भी अलग अलग है, प्रैक्टिसेस अलग अलग हैं। और ये जितने भी नियम हमें दिखते हैं, ये इनमें एक सबसे बड़ी समस्या क्या है, ये ज्यादातर बेस्ड ऑन ओरल है, बेस्ड ऑन ओरल, या अगर लिखा भी गया है, रिटन फॉर्म में भी है, तो वो भी थोड़ा एम्बिगुअस है, यानी कि स्पष्ट नहीं है। तो इसीलिए बहुत सारे जो बीच में धर्म गुरु आ जाते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, उन्होंने अपने अनुसार, अपने लालच के अनुसार, अपने हित के अनुसार व्याख्या कर कर इसको और जटिल बना दिया है। तो जब इसे लागू किया जाएगा तो कहीं ना कहीं इस जटिलता के कारण चुनौती काफी बढ़ेगी। दूसरा हम पॉइंट समझते हैं कि जो हमारे रिलीजियस माइनॉरिटीज ग्रुप हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं, अगर मैं संविधान की बात करूं तो आर्टिकल 29 से आर्टिकल 30 को देखूं तो ये माइनॉरिटी की बात करता है, और ये कहीं ना कहीं खुद में एक फंडामेंटल राइट है। और कोई भी चीज अगर फंडामेंटल राइट होती है तो वो राज्य को कहीं ना कहीं बाधित करती है कोई भी नियम लागू करने के लिए, ठीक है। तो रिलीजियस माइनॉरिटी जिनके पास आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 का अधिकार है, उसके द्वारा इसको लागू करना काफी जटिल है, क्योंकि पहले तो आपको रिलीजियस माइनॉरिटीज जो हैं उनको समझाना पड़ेगा, अगर वो एग्री होंगे तभी ये हो पाएगा, अन्यथा क्योंकि इनके पास मौलिक अधिकार है तो वो इसको लागू होने में कहीं ना कहीं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास ये डायरेक्टली जा सकते हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं कि आर्टिकल 32 पावर देता है कि आप डायरेक्टली, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो यू कैन गो डायरेक्टली टू दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। और तीसरा हमें जो दिखता है मुद्दा, वो है लैक ऑफ पॉलिटिकल विल एंड कंसेंसस। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ, देखिए, सबसे पहले तो जो भी, चाहे वो केंद्र स्तर का सांसद है या वो राज्य स्तर का विधायक है तो वो किसी धर्म से जुड़ा हुआ। और भारत में ये देखा जाता है, कोई भी सांसद या कोई भी विधायक होता है, वो कहीं ना कहीं धार्मिक जरूर होता है। वेशभूषा से भी आप देख सकते हैं, मेरा किसी का नाम लेना गलत होगा, पर आप वेशभूषा पे ही देखेंगे कि जिस हिसाब से उनका अटायर होता है तो साफ पता चल जाता है ये किस धर्म से बिलोंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं धर्म की कट्टरता एक राजनीतिक जो नायक होता है उस पर हमें दिखाई देती है, जो कि नहीं दिखाई जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जैसी एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनते हैं, पॉलिटिकल ऑफिस का हिस्सा बनते हैं, तो आप सेक्युलर होने चाहिए, क्योंकि एक देश हमारा क्या है, सेक्युलर है। परंतु कहीं ना कहीं आज भी हमें दिखता है कि धर्म हावी होता है। तो इस कारण हमें क्या दिखता है, देयर इज अ लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, और इसी वजह से हमें एक मत नहीं मिलता है, कंसेंसस नहीं मिलता है, एक मत नहीं मिलता है। तो ये कुछ चुनौती हमने देखी।
जो काफी जटिल है, जिसको लाना बड़ा मुश्किल है। अब देखिए, चुनौती हमने देख लिया, एक इसका फायदा देख लेते हैं, इसके जो बेनिफिट्स हैं वो क्या होंगे अगर ये यूसीसी आ जाता है। तो सबसे पहला इसका बेनिफिट तो हम एक पूरे देश के स्तर पे देखेंगे तो यहां पर आएगी नेशनल इंटीग्रेशन आएगा, नेशनल इंटीग्रेशन आएगा, अखंडता आएगी। इंटीग्रेशन आप सभी जानते हैं, ये जो शब्द जोड़ा गया है ये 42वां संशोधन जो कि हुआ था 1976 में, उसके द्वारा जोड़ा गया है अखंडता हिंदी में। और कहीं ना कहीं जो हमारा एक ऑब्जेक्टिव है जो है सेक्युलरिज्म, जिसे हमने पंथ निरपेक्ष कहा है, वो भी हमें हासिल होगा, राइट। और जैसे हमने अभी स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि जेंडर जस्टिस होगा, कि महिलाओं को महिला होने के कारण जो समाज उसे दबाता है वो कहीं ना कहीं कम होगा, जैसे ट्रिपल तलाक वाला मैंने विवाद आपको बताया था। और जेंडर जस्टिस होगा तो कहीं ना कहीं इक्वालिटी हासिल होगी। और ध्यान से देखेंगे, जो आखिरी वाला मैं बेनिफिट बता रहा हूं आपको, कि जो नियम होंगे वो बहुत सिंपल हो जाएंगे और कहीं ना कहीं उसमें राशनैलिटी आ जाएगी, तर्कपूर्ण नियम होंगे। क्योंकि देखिए, आज भी वो धर्म माने जाते हैं जो हमारे धर्म ग्रंथों में रखे गए हैं। जैसे आप सभी जानते हैं, अगर मैं एक सनातन धर्म की बात करूं तो वेदों की बात करूं तो वेदों का तो जो स्रोत था वो श्रुति था। श्रुति मतलब सुनना। बीच में काफी धर्म गुरुओं ने उसकी व्याख्या करी और अपने हित को उसमें जोड़ा, राइट। जिसके बाद हमें कुछ मैनिपुलेशंस दिखे, इसीलिए हमें स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे लोग दिखे जिन्होंने कहा गो बैक टू वेदास, आप डायरेक्ट ज्ञान वेदा में माफ कीजिएगा, वेदों में जाके आप ज्ञान प्राप्त करिए, तभी आपको सच पता चलेगा। तो कहने का ये मतलब है, अब जब इसको कोडिफाई किया जाएगा यानी कि कानून बनाया जाएगा, तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे जो सांसद होते हैं, लोकसभा राज्यसभा मिलके इसमें आफ्टर रिसर्च इसको कोडिफाई किया जाएगा, इसमें नियम बनाए जाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं तर्कपूर्ण होंगे और सिंपल भी होंगे। तो ये इसका फायदा होगा, राइट। अब देखिए, इससे संबंधित अगर मैं बात करूं हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय की बात करना जरूरी है, उन्होंने समय समय पर इसमें टिप्पणी दी है यूसीसी के लिए। तो सबसे पहला केस हम देखेंगे शाह बानो बेगम केस, जो कि है आपका 1985 का। वहां पर हमने देखा है कि बात की जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जो मुस्लिम वर्ग की महिलाएं हैं उनका पक्ष लिया है, क्योंकि जो जेंडर इनइक्वालिटी ज्यादा हमें इस्लाम वर्ग में दिखती है, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि चाहे इद्दत का जो पीरियड है, इद्दत का जो पीरियड है वो भी खत्म हो जाए, तब भी जो शौहर है, जो पति है, वो मेंटेनेंस देगा अपनी बीवी का भी, जिससे वो तलाक ले रहा है, जिसने इद्दत का समय पूरा कर लिया है, और जो अगर उससे हुए बच्चे हैं तो उनको भी, राइट। और ये हमें हमारे सेक्शन 125 में दिखता है सीआरपीसी के, मेंटेनेंस की बात वहां लिखी गई है। तो यहां पर हमें दिख रहा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं हमारे सीआरपीसी के नियम को एक धर्म, यानी कि यहां पर धर्म कौन सा है, इस्लाम धर्म से जोड़ता है। आगे देखते हैं, एक और केस हमें दिखता है सरला मुदगल केस। ये कब का है, 1995 का। यहां पर हमें दिखता है कि अगर पत्नी जीवित है तो पति दूसरी शादी नहीं कर सकता। और केस कुछ ऐसा भी था कि पति क्या कर रहा था, दूसरी शादी करने के लिए इस्लाम धर्म को कबूल कर रहा था, उसके बाद वो पहली पति के जीवित होने के बावजूद भी दूसरी शादी कर रहा था। तो यहां पर सरला मुदगल केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि चाहे वो इस्लाम धर्म ही कबूल करेगा व्यक्ति, क्योंकि उसको तो रोक नहीं सकता सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि आर्टिकल 25 बैठा हुआ है, परंतु ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो व्यक्ति है जो इस्लाम धर्म को कबूल कर रहा है दूसरी शादी करने के लिए, वो वैध नहीं मानी जाएगी जब तक वो पहली बीवी से डाइवोर्स ना ले ले, राइट। और आखिरी में हम देखेंगे शायरा शायरा बानो केस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, 2017 का केस है। इस केस के द्वारा आप सभी जानते हैं कि ट्रिपल तलाक को कहीं ना कहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और देखिए, बहुत सारे एस्पिरेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। एक शाह बानो बेगम केस है 1985 का, एक शायरा बानो केस है, नाम मिलता जुलता है, तो याद रखिएगा शाह बानो केस जो है, शाह बानो बेगम केस जो है वो 1985 का है, और शायरा बानो केस 2017 का है, जिसमें
ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। तो देखिए तीनों केस जो है, शाह बानो है, सल्ला मुद्गल है या शायरा बानो केस है, तीनों में आपको दिख रहा है महिलाओं का जो शोषण किया जाता है धर्म के नाम पर, उसको कहीं ना कहीं कम करने की बात की गई है, कहीं ना कहीं उसको महिलाओं को इमेंसिपेशन यानी कि मुक्त करने की बात की गई है। ठीक है, अब हम अंत में देखेंगे इसका आगे का क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है, कैसे इसको लागू किया जा सकता है। राइट, देखिए यही आपकी मेंस राइटिंग होती है, ऐसी आपने मेंस राइटिंग लिखनी होती है, एंड आपने वे फॉरवर्ड देना होता है, आगे का क्या है। देखिए एक बात का ध्यान देना है कि एक सिंपल सा सिद्धांत है कि जब आपके पास दो विकल्प आपके सामने हो, एक विकल्प है आपका यूनिटी, एकता, और एक विकल्प है आपका यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, एकता और यूनिफॉर्मिटी, अगर आपको इन दोनों में चुनना है तो आपको हमेशा हमेशा यूनिटी को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। यूनिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन यूनिफॉर्मिटी। अर्थात देखिए आपने अगर यूसीसी लागू करना है, अगर सरकार यूसीसी को लागू करना चाहती है तो उसमें कोई गलत नहीं है, परंतु ये ध्यान देना है कि ऐसा नहीं कर देना है कि भैया ऐसा है हर किसी को अब एक ही धर्म को मानना है तभी यूनिटी आएगी। नहीं, ऐसा नहीं करना। धर्मों में जो कुप्रथाएं हैं सिर्फ उन्हीं प्रथाओं को हटाना है, और कहीं ना कहीं हर धर्म को, अगर मैं बात करता हूं एक एग्जाम्पल से समझते हैं, हिंदू वर्ग में पूरब दिशा का बड़ा महत्व है, इसीलिए पूजा पाठ ज्यादातर पूर्व दिशा की तरफ होती है। सूर्य को जल भी चढ़ाया जाता है, तो सुबह के सूर्य को जल चढ़ाया जाता है, उगते हुए सूर्य को, तो पूर्व की इंपॉर्टेंस है सनातन धर्म में। वैसे ही अगर नमाज की बात मैं करूं तो नमाज में आपने देखा होगा वेस्ट यानी कि पश्चिम को ज्यादा पूजा जाता है, तो नमाज पश्चिम में अदा की जाती है। तो देखिए ये जो है, इस तरह की जो एक्टिविटी है, ये जो डाइवर्सिटी आपको दिख रही है कि एक धर्म पूर्व को ज्यादा सम्मान दे रहा है, एक धर्म पश्चिम को ज्यादा सम्मान दे रहा है, वो गलत नहीं है, क्योंकि उससे कोई शांति भंग नहीं हो रही है और उससे कहीं ना कहीं आजादी मिल रही है। तो ये डाइवर्सिटी को अगर सम्मान दिया जाएगा तो अपने आप लोगों में यूनिटी आएगी। तो यहां पर यूनिफॉर्मिटी को ध्यान ना देते हुए जो चल रहा है उसे चलने दिया जाए तो यूनिटी बरकरार रहेगी। हाँ, जहां पर कुप्रथाएं हैं, जहां पर शोषण हो रहा है, वहां पर जैसे ट्रिपल तलाक वाला विवाद है उसको खत्म किया जाए, वहां पर उस स्तर पे यूनिफॉर्मिटी लाया जाए, तो कहीं ना कहीं वो जायज होगा और कहीं ना कहीं हमें आगे चल के दिखेगा वो यूनिटी मेंटेन करेगा। तो वे फॉरवर्ड में इस बात का हमने ध्यान देना है कि इसमें चेंजेस करने के लिए, यूसीसी लाने के लिए कोई भी रेडिकल अप्रोच हमने नहीं अपनानी है। इसको एक ग्रेजुअल प्रोसेस से, एक पूरी रिसर्च के साथ, जितने भी समाज के स्टेक होल्डर्स हैं, जितने बड़े बड़े धर्मगुरु हैं, मौलवी हैं, पुरोहित हैं, कोई भी गुरु जी हैं, उनको सबको बुलाया जाएगा, उनसे राय ली जाएगी, उसके बाद इसको लाया जाए, तभी ये समाज के लिए, देश के लिए इंपॉर्टेंट होगा, देश के हित में होगा। राइट, तो ये कुछ फैक्ट्स मैंने आपको बताया जो सिंपल लेवल में आपको बताए हैं। राइट, और इसको आपने समझना है, लिखना है। राइट, और आप इसी तरह से मैं पूरा कोशिश करूंगा कि सिंपल वे में मैं आपके सामने ये जो मेरे विचार हैं, जो थोड़ा बहुत मैंने सीखा है, जो मेरा सीमित ज्ञान है, वो आपके समक्ष लाऊंगा। राइट, और ऐसे ही डेली बेसिस में जो भी मुझे लगता है इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम में जो काम आएंगे और सामाजिक स्तर पे भी आपके काम आएंगे, तो मैं ऐसे डिस्कस करूंगा। अगर ये मेरा प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। राइट, तो यहीं से मैं करुण क्लासेस के माध्यम से ये सेशन एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद गाइस।